हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस और मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, और चैप्टर का नाम है वेजेस। ठीक है, शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, रिमुनरेशन मतलब तनख्वाहें जो भी मिलती हैं, वेजेस टू द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डिटर्मिन्ड इन द सेम मैनर एज द प्राइस ऑफ a commodity is determined by the forces of demand and supply. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि रिमुनरेशन मतलब तनख्वाहें या फिर वेजेस उसी तरीके से फैक्टर्स की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी जो तनख्वाहें हैं उसी हिसाब से जो है तय की जाती हैं, जैसे गुड की प्राइस तय की जाती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के हिसाब से तय की जाती है। वेजेस टेंड टू बी फिक्स्ड एट अ लेवल वेयर द डिमांड फॉर लेबर इक्वलाइजेस विद द सप्लाई, मतलब डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर बराबर होंगे। इफ डिमांड फॉर लेबर इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ लेबर, द वेजेस विल टेंड टू राइज सूनर और लेटर। आज नहीं तो कल अगर लेबर की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई से ज्यादा होगी, तो तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ इफ सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर देन डिमांड फॉर लेबर, द वेजेस विल टेंड टू फॉल। सप्लाई ज्यादा होगी लेबर की और डिमांड कम है, जैसे एशियन कंट्रीज में है, तो तनख्वाहें कम है। We can precise the statement in precise the statement of money theory, मतलब इस थ्योरी को हम मतलब फॉलोइंग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। द इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर डिटर्मिन्ड बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड फॉर लेबर कर्व एंड द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व। सिंपल वर्ड्स में, जहां लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई बराबर होगी, वो इक्विलिब्रियम होगा। अब लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी डिमांड फॉर लेबर, जिसको मैंने डीएल लिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन फैक्टर मार्केट कौन सी होती है? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे और बेचे जाते हैं। इन फैक्टर मार्केट डिमांड फॉर लेबर इज मेड बाय प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स, मतलब लेबर की डिमांड कौन करता है? प्रोड्यूसर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो है वो लेबर की डिमांड करते हैं। ठीक है, लेबर इज डिमांडेड बिकॉज लेबरर्स हेल्प इन प्रोडक्शन। लेबर की डिमांड क्यों होती है? क्योंकि लेबर के थ्रू ही तो प्रोडक्शन करवानी है। Demand for laborers depend upon the demand for those goods and services which they help to produce. जो लेबर की डिमांड है वो डिपेंड करती है कि जो लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा उसकी कितनी डिमांड है। ठीक है, डिमांड फॉर लेबर refers to that number of laborers which the producer are willing to employ at a given rate of wages. लेबर की डिमांड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे प्रोड्यूसर कितने लेबर से काम करवाना चाहता है, कितने लेबर की डिमांड करता है। मतलब हर एक लेबर की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट ही होती है कि कौन सा जो प्रोड्यूसर है वो कितने लेबरर्स को एक पर्टिकुलर वेज रेट पे नौकरी देने के लिए विलिंग है, उसे डिमांड फॉर लेबर कहा जाता है। नो एम्प्लॉयर वुड लाइक टू पे अ लेबरर मोर देन हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कोई भी लेबरर किसी भी मतलब अ, उल्टा बोल गया मैं, कोई भी एम्प्लॉयर अपने लेबरर को जिसको वो जॉब पे रखता है उसको उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी से ज्यादा जो है तनख्वाह नहीं देगा। दस, सो फार एज डिमांड इज कंसर्न्ड, मैक्सिमम वेज ऑफ द लेबरर विल बी इक्वल टू हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको तनख्वाह कितनी मिल सकती है? जितनी उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। डिमांड फॉर लेबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। लेबर की डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है? फॉलोइंग फैक्टर्स पे। नंबर वन, डिमांड फॉर कमोडिटीज। अगर कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा है, जो लेबर बनाता है, तभी तो उस लेबर की डिमांड हाई होगी। ठीक है ना। डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। अगर जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है, जो लेबरर्स बनाते हैं, तभी तो लेबरर्स की डिमांड होगी ना। इफ डिमांड फॉर दोज गुड्स इज लेस, देन देयर विल बी लेस डिमांड फॉर द लेबर, एंड इफ द डिमांड फॉर गुड्स इज मोर, देन देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द लेबर ऑल्सो। जो लेबर गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, अगर उसकी डिमांड कम है तो लेबरर्स की डिमांड कम होगी। अगर उनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उनकी डिमांड हाई है, तो ऑब्वियसली लेबर की डिमांड भी हाई ही रहेगी। सेकंड, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या कीमत है? अब आप दिमाग से सोचो, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं कई फैक्टर से करते हैं ना। अगर बाकी फैक्टर्स सस्ते पड़ रहे हैं और उनके सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो आप लेबरर को ज्यादा तनख्वाह देने के बजाय बाकियों को सस्ते में लेके काम सारना चाहोगे अपना। समझ गए बात? Demand for labor is influenced by the price of other factors and the possibility of substitution of labor, कि बाकी फैक्टर्स का प्राइस क्या है और सब्स्टिट्यूशन की कितनी मतलब पॉसिबिलिटी है। If other factors are more expensive than the labor,
then there will be more demand for labor in place of such expensive other factors. अगर लेबर सस्ती पड़ती है और बाकी सारे फैक्टर्स महंगे पड़ रहे हैं, तो लेबरर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और बाकी फैक्टर्स की कम हो जाएगी. If other factors are cheaper than the labor, then there will be less demand for the later and more for other factors. अगर other factors सस्ते हैं तो उन्हीं की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, लेबर की डिमांड कम हो जाएगी. Due to change in technological conditions and more use of machinery in place of labor, demand for labor may considerably fall. Simple वर्ड्स में कह सकते हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है और लेबर महंगी होती जा रही है, तो लेबर की डिमांड कंसिडरेबली गिरती जा रही है. इसीलिए तो जो लेबर की डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप की हो रही है कि इतनी तनख्वाह पे इतनी डिमांड है, अगर तनख्वाह गिरेगी तो डिमांड ज्यादा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. समझ की बात. तो मतलब कम तनख्वाह पे ही लेबर को ज्यादा डिमांड करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स और प्रोड्यूसर्स तैयार रहते हैं. ऑन द अदर हैंड, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी में स्टिमुलेट डिमांड फॉर लेबर. अगर इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी. डिमांड फॉर लेबर, जो मैंने डीएल लिखा हुआ है, डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. और ये सबको पता है कि लेबर की डिमांड उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी भी कहती है. मोर यूज ऑफ लेबर लीड्स टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. ज्यादा लेबर का इस्तेमाल करेंगे तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिमिनिश कर जाएगी. ठीक है. अकॉर्डिंगली मोर लेबर विल बी डिमांडेड व्हेन वेज रेट इज लो एंड लेस लेबर विल बी डिमांडेड व्हेन वेज रेट इज हाई. तो जब भी वेज रेट हाई है लेबर की डिमांड कम हो जाएगी, जब भी वेज रेट कम है लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी. ये बात याद रखना. बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट द डिमांड कर्व फॉर लेबर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, which means that more laborers are demanded at lower wages and vice versa. तो अभी जो मैं चीज बता रहा था वही इंग्लिश में एक्सप्लेन की हुई है. तो ये तो था डिमांड फॉर लेबर का पार्ट. नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर का पार्ट. सप्लाई ऑफ लेबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सप्लाई ऑफ लेबर मीन्स द नंबर ऑफ लेबरर्स डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब who are willingly offer their services at a different wage rates. नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं विलिंग भी हैं और डिफरेंट वेज रेट्स पे कितना काम करने को तैयार हैं. दूसरा, द नंबर ऑफ आवर्स और डेज दैट ईच लेबरर इज प्रिपेयर्ड टू वर्क एट अ डिफरेंट वेज रेट्स. तो हमने यहाँ पे ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, यहाँ पे ले लिया विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ऑफ वर्कर. बी पॉइंट हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू आवर्स ऑफ वर्क. ठीक है. तो दोनों को हम लेबर सप्लाई के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट ही है. दस, supply of labor refers to the number of days or hours for which a particular type of worker is willing to work at different wage rate. तो सप्लाई क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने बंदे आके क्वांटिटेटिवली या फिर कितने आवर्स काम करने को तैयार हैं. नॉर्मली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड वेज रेट. नॉर्मली सप्लाई ऑफ लेबर और वेज रेट में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब कि पॉजिटिव रिलेशन है. समझ की बात. जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगी लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी. इट मीन्स दैट at high rates of wage supply of labor is large and vice versa. मतलब अगर wages कम होगी तो labor की supply कम. Each laborer by selling his labor would like to earn at least that much of income which enables him to maintain his minimum standard of living. हर एक लेबरर चाहता है कि कम से कम उसको काम करके उतनी तनख्वाह तो मिले कि उसको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन ना हो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जी पाए. इन दिस वे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लेबरर determines the minimum limit of their wage rate. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी जो उनकी मिनिमम वेज रेट है उसको असर डालती है. सप्लाई ऑफ लेबर डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. अब ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ लेबर आर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट, कि अभी वो कहाँ काम कर रहा है, और डिजायर टू इंक्रीज मॉनेटरी इनकम, कि उसकी कितनी डिजायर है कि वो अपनी तनख्वाह को बढ़ाना चाहता है. बार्गेनिंग पावर क्या है लेबरर्स की, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनइक्वालिटीज हैं या इक्वालिटीज हैं. ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को असर डालते हैं. नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली में लव एंड अफेक्शन कैसा है, सोशल कंडीशन एंड रिलीजियस व्यूज या एजुकेशन कैसी हैं. ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो सप्लाई ऑफ लेबर को असर डालती हैं. और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं जो लेबर सप्लाई को असर डालती हैं. क्यों? एज टू हाउ मच ऑफ हिज टाइम ही शुड डिवोट टू वर्क एंड हाउ मच टू लेजर, कि कितना टाइम उसने काम करना है और कितना टाइम उसने लेजर एक्टिविटी या ऐश करनी है या फिर थोड़ा रेस्ट करना है. ये भी डिपेंड करता है उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे. ठीक है. तो अब ये जो पूरी की पूरी लेबर सप्लाई है, नॉर्मली लेबर सप्लाई कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. नॉर्मली तो लेबर सप्लाई कर्व ऐसी होती है. ठीक है. बट मतलब ऐसी होती है ना, लेफ्ट से राइट पे जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग. बट ऑन अकाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स द सप्लाई ऑफ लेबर कर्व इज बैकवर्ड स्लोपिंग. तो अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, इस वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग भी हो सकती है.
बैकवर्ड बेंडिंग का मतलब है शुरू में बढ़ रही है, बाद में गिर रही है। अब बैकवर्ड बेंडिंग कैसे होती है और इसमें क्या-क्या होता है, इसका मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इसमें मैं आपको प्रॉपर्ली डायग्राम के थ्रू समझाऊँगा, ठीक है? इट इज़ ऑल्सो बिकॉज़ द वेजेस It is so because as wages exceed a particular limit, the laborer begins to prefer leisure to work. सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, ठीक है? पहले डायग्राम समझा देता हूँ, फिर पढ़ लूँगा। सबसे पहले मान लो इतनी तनख्वाह है, इतना लेबर करने को तैयार हूँ, ठीक है? किसी बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपको फीस इतनी दे दूँगा, तो आप मुझे ज़्यादा घंटे पढ़ा दो, मैंने इतनी दे दी। अगर किसी ने कहा मैं और ज़्यादा फीस दे दूँगा, आप मुझे पढ़ा दो, मैंने लेबर और ज़्यादा बढ़ा दी नीचे, नीचे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, ठीक है? मगर अगर एक लेवल से ऊपर मेरे को कोई तनख्वाह देने लग जाएगा कि भाई मैं ज़्यादा तनख्वाह देने को तैयार हूँ, तो मैं काम कम कर दूँगा। और ज़्यादा तनख्वाह देगा तो मैं काम और कम कर दूँगा, क्यों? तो इसीलिए तो जो और ज़्यादा अमीर होते हैं, वो लेज़र पे ज़्यादा टाइम खर्च करते हैं और लेबर पे कम। तो जैसे-जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ती जाएगी, जैसे-जैसे तनख्वाह बढ़ती जाएगी, मैं पहले से कम काम करूँगा। यहाँ पे मैंने कम काम किया ना, तनख्वाह बढ़ गई तो, समझ गए बात? तो ये थ्योरी कहती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से जो है बंदा पहले से कम काम करना शुरू कर देता है, ठीक है? और मतलब लेज़र को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना शुरू कर देता है। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं? इसमें भी 2 इफ़ेक्ट हैं, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट, वो भी डिस्कस करेंगे। इट मीन्स दैट एट हायर वेज रेट supply of labor begins to diminish and the supply of labor has a tendency to slope backward. अगर इस लेवल से ज्यादा तनख्वाह मिलने लगी तो ये जो लेबर सप्लाई कर्व है ये बैकवर्ड हो जाएगी। बैकवर्ड का मतलब इससे कम लेबर करने लग गया ना, अब मैं समझ की बात। चेंज ऑफ वेज अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ लेबर इन टू वेज। जब भी वेजेस में चेंज आता है तो लेबर सप्लाई में दो तरीके का असर आता है। एक तो है सब्सटीट्यूशन फैक्ट, ठीक है? सब्सटीट्यूशन फैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी मैं काम पहले से ज्यादा ज्यादा करूंगा, समझ गए बात? तो increase in the wage rate will stimulate the labor to work more. As such, he will devote himself to work rather than leisure. तो सब्स्टिट्यूशन फैक्ट कहता है कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ेगी वैसे वैसे वो काम ज्यादा करेगा, ठीक है? तो वो लेजर को प्रेफरेंस नहीं देगा, वर्क को प्रेफरेंस देगा। ही विल सब्स्टिट्यूट वर्क आवर्स फॉर लेजर आवर्स को छोड़ के वर्क आवर्स को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, मतलब काम डबल कर लेगा कि और तनख्वाह कमाऊं। Thus, because of the substitution effect, rise in wage rate leads to increased supply of laborers. Substitution effect is positive. तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव। तनख्वाह के बढ़ने से जो लेबरर है वो सोचता है मैं और कड़ी मेहनत करूं ताकि मैं और तनख्वाह कमा पाऊं। अब आ जाता है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इसके बाद काम करता है कि अगर इससे ज्यादा तनख्वाह बढ़ी तो लेबरर पहले से जो काम कम करेंगे क्योंकि वो लेजर को फोकस करेंगे और वर्क को कम करेंगे। राइज इन वेज रेट, राइज इन वेज रेट मीन्स बेटर इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द लेबर। तो जितनी ज्यादा तनख्वाह होगी उतनी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन लेबर की अच्छी होगी। ही नाउ प्रेफर्स लेजर टू वर्क। अब उसको क्या चाहिए? लेजर चाहिए, वर्क कम करेगा वो। दस इनकम इफेक्ट डिस्करेजेस वर्क, डिस्करेजेस वर्क एंड एनकरेजेस लेजर। तो इनकम इफेक्ट क्या करता है? वर्क को डिस्करेज करता है और लेजर को एनकरेज करता है। इनकम इफेक्ट इज देयरफॉर नेगेटिव, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम इफेक्ट ये कहता है इनकम बढ़ती रहेगी तो बंदे ऐश ज्यादा करेंगे, मौज मस्ती ज्यादा करेंगे और काम कम करेंगे। इसीलिए जो भी हमारे घर में काम करने वाली होती हैं या कुछ होता है, लोग कहते हैं यार अगर इनकी तनख्वाह बढ़ा दी तो ये बहुत ज्यादा वो करने लग जाएंगे। अब मैं नहीं कहता तनख्वाह बढ़ाओ कम करो, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं लोगों के व्यूज की बात कर रहा हूँ। इट मे बी सेड दैट इंक्रीज इन वेज रेट हैज टू कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट्स। इसलिए कहते हैं कि टू कॉन्ट्रडिक्टरी इफेक्ट्स हैं। ऑन द वन हैंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से क्या होगा? इट रेजेस या इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट, while on the other hand income effect decreases it. तो इनकम इफेक्ट क्या करता है? उसके सर पे नशा चढ़ा देता है कि अब लेजर करेंगे और वर्क कम करेंगे। टू बिगिन विद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं, substitution effect is more powerful than the income effect. As such, increase in the wage leads to increase in the supply of labor. But after a point, income effect becomes more powerful and causes decrease in labor supply. फिर क्या होता है? Labor supply becomes backward bending. तो शुरू शुरू में क्या हुआ? Substitution effect, बाद में क्या हुआ? Income effect. समझ गए ना बात? फिर इसके बाद हम हेडिंग बनाते हैं वेज डिटर्मिनेशन की। फिर आप कहोगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेजेस आर डिटर्मिन्ड एट अ लेवल वेयर डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्वल ऑफ फॉर एन इंडस्ट्री। तो आपने डिमांड कब बनाई, सप्लाई कब बनाई, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम वेज रेट होगी। तो आप इसके नीचे दो चार लाइनें और लिख सकते हैं कि OWE इज द इक्विलिब्रियम वेज रेट एंड OLE is the equilibrium quantity of labor. So wages are determined by the demand and supply according to this theory. बड़ी सिंपल सी थ्योरी।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बायलैटरल मोनोपोली एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है? टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।